है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आईसीटी का पूरा मैराथन। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना मैंने सब इसमें डाली हुई है। इवन जो पूछा जा सकता है उसको भी डाला है, जो पूछा गया है उसको भी काफ़ी हद तक में डालने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीवाईक्यू ज़रूर करना है और अगर टाइम मिले तो मॉक भी लगाना है। इस 100% पोल वाले की डाल सकते हो, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये कुछ फॉर्मेट है, हम इतने सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम थोड़ा-सा थ्योरेटिकल पार्ट लेंगे और एंड में हम थोड़ा-सा न्यूमेरिकल लेंगे। जो वो होता है ना बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना एंड ये सारी चीज़ें, तो ये ना बहुत ईज़ी रहता है, एक बार समझने का रहता है और एक छोटी-सी ट्रिक है, जो कि मैं उस वीडियो में आपको बताऊँगी, मतलब एंड में बताऊँगी ऑब्वियसली। और इसको ना काट के मैं सेपरेटली भी पोस्ट कर दूँगी, इन केस समबडी वांट्स टू सी दैट ओनली। तो आईसीटी भले इतना बड़ा दिखता है लेकिन वो है इतना सा, देख रहे हो इतने से पेजेस हैं। उसमें भी काफी सारे बीच में गैप हैं बिकॉज मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना था। तो तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना एब्रिविएशंस, इसकी जो एब्रिविएशंस है ना दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है, ठीक है। कभी रैंडम एक्सेस मेमोरी पूछ लेगा, कभी रोम पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो ये जितने भी फुल फॉर्म्स है ना मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको कहीं कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो सबसे पहले आता है चैट जीपीटी। ठीक है, इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था? 2022 में आया था, ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उसके बाद फिर ओएमआर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन। फिर जेपीईजी है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, दैट पीएनजी है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। देन है सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें नहीं लिखा है, समझ लेना। फिर लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारे एब्रिविएशंस है। उसके बाद फिर ना केबी से एमबी में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, देखो केबी जो होता है ना वो छोटा रहता है और एमबी जो रहता है ना बड़ा रहता है। ठीक है, तो केबी से एमबी में कन्वर्ट करेंगे बड़े में, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1024 से। ठीक है, उसके बाद एमबी अगर बड़ा है और उसको छोटे में हमको कन्वर्ट करना है, छोटा जो है ना नंबर बड़ा दिखेगा। ठीक है, इसीलिए इसको डिवाइड करेंगे हम 1024 से। अब 1024 क्यों? क्योंकि 1 MB बराबर 1024 KB होता है। ठीक है, ये वाला कन्वर्जन आपको पता होगा। और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या इसका नंबर आता है और क्या जो क्या रहता है ये चीज, इस चीज को भी हम आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ये न्यूमेरिकल्स वाली चीजें हम आखिरी में करेंगे। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एब्रिविएशंस। जो है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एसटीटीपी, एसटीटीपीएस। देखो जहाँ पे एसटीटीपी लिखा रहता है ना, मतलब कि वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, बट जहाँ पे एस लिखा रहता है दैट इज सिक्योर्ड। तो जब हम हैकिंग वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें ना अगर एस लिखा रहता है ना दैट मीन्स द वेबसाइट इज सिक्योर्ड, बट अगर एस नहीं लिखा है दैट मीन्स द वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड। ठीक है, फिर आता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। फिर एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर 3G, थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। फिर ए और स्लैश डी, तो उसमें कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एमोलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, अब देखो मैं ना सारे नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है एपीके, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज और एंड्रॉइड पैकेज किट। ठीक है, उसके बाद आता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देन BIT यानी कि बाइनरी डिजिट बिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैप्चा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। नेक्स्ट है डीवीडी, वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी। फिर EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो इन सबको पढ़ लेना जो कि बीच में आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ। नेक्स्ट आता है GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट आता है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया ट्रांसफर। देन पीवाईक्यू में एक आ चुका है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, एक आता है अपना IPv4। नेक्स्ट आता है IPv6। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है वो लेटेस्ट है। ठीक है, अब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो IPv4 है ना वो 1981 में आया था, DHCP, और या फिर इसमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है। IPv6 जो होता है ना वो लेटेस्ट है और ये 1988 में आया था और इसमें सपोर्ट करता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑटोमेटिकली होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें जितने भी लिखे हैं ना ये सारे आपको रीड कर लेने हैं, है ना, एक बार तो रीड कर लेना, इन केस एग्जाम में आ जाते हो तो आपको जो है क्लिक हो जाती है वो चीजें। ठीक है, उसके बाद इसकी फोटो मैंने लगा दी यहाँ पे। ठीक है, एक एक बार इसको देख लेना। अब आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें ना कौन से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, iOS हो गया, यूनिक्स हो गया,
टोरो हो गया, एंड्रॉइड हो गया, मैक ओएस हो गया, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है। और जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं ना, दीज आर पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्राउजर, तो गूगल ब्राउजर हो गया, मोज़रेला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, ओपेरा हो गया, एप्पल सफारी हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सपोज करो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लेंगे, वो बोलेंगे कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें वो लिख देंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिख देंगे, आईओएस लिख देंगे, यूनिक्स लिख देंगे, क्रोम लिख देंगे, लिनक्स लिख देंगे, ठीक है, मैक ओएस। सपोज करो तीन ऐसे ऑप्शंस लिख देंगे जो एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक लिख देंगे वो मोज़रेला फायरफॉक्स, ठीक है। तो ये तो ब्राउजर है ना, तो आपको ब्राउजर को लगाना है कि उसमें पूछेगा कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ब्राउजर को लगा दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो उसके बाद अपना आता है फायरवॉल। फायरवॉल है क्या? देखो एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। तो देखो कुछ भी हैकिंग वगैरह प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उनको ये से उससे हमारे जो डिवाइसेस है उसको ये सेव रखता है। इसका नाम है FIRE वॉल, फायर वॉल, ठीक है। अब देखो इसमें ना तीन चीजें दी है, इसको मैं और डिस्कस आगे भी करूंगी। एक है इंट्रानेट, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब नेटवर्क चलता रहता है ना, मतलब बाहर के लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं इंट्रानेट। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट यानी कि जो सप्लायर है, सपोज करो मैं कुछ चीज बेच रही हूँ, है ना, कोई कंप्यूटर बेच रही हूँ, ठीक है। अब वहां पे अंदर जो है उन लोगों को मेरा नेटवर्क एक्सेस है, ठीक है, लेकिन जो कस्टमर है ना, कुछ बाहर के लोग हैं जो कस्टमर है मेरे, उनको भी मैं दे रही हूँ उस नेटवर्क का एक्सेस, तो दैट इज व्हाट एक्स्ट्रानेट। अदर वन इज इंट्रानेट जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे गोले बना के भी उसको जो है इसको समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईमेल। तो ईमेल 1971 में आया था बाय रॉय टॉमलिंसन। देखते हैं मेन टॉपिक्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मालवेयर एंड इट्स टाइप्स। यहाँ से हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो इसमें ना सबसे पहले तो आप लोग मालवेयर, हैकिंग और पायरेसी के बीच में डिफरेंस देख लो, ठीक है। तो देखो ये जो तीनों लोग हैं ना, ये इंटरकनेक्टेड तो हैं, लेकिन ये लोग मतलब डायरेक्टली वो नहीं है। जैसे हैकिंग को आप मालवेयर नहीं बोल सकते, मालवेयर को हैकिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखो हैकिंग है क्या? ये एक एक्टिविटी या प्रोसेस है। कुछ काम कर रहे हो ना, जो कुछ कर रहे हो ना, दैट इज एक्टिविटी या प्रोसेस है, वेयर जहां पे एक पर्सन जो कि हैकर होता है क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेता है, ठीक है। आपसे बिना पूछे आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेना, दैट इज हैकिंग। हैकिंग जो है ना, वो एक एक्शन है जो कि ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है। हैकर्स क्या करते हैं, मालवेयर को यूज कर सकते हैं हैक करने के लिए। अभी हम मालवेयर के टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मालवेयर होते हैं, ठीक है। और इन मालवेयर का यूज करके हैकिंग करी जाती है, आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जाता है। हैकिंग जो है ना, वो एक एक्ट है, जबकि मालवेयर एक टूल है, ठीक है। मालवेयर है क्या? तो एक सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है थ्रू फाइल्स या कुछ भी चीजें के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, है ना। आप उसको जब रन करते हो ना, तो आपके कंप्यूटर में वो आ जाती हैं चीजें, और फिर आपकी अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी और इंसान को मिल जाती है, ठीक है। आपकी जितनी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सब उनके पास चली जाती है, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आता है पायरेसी। व्हाट इज पायरेसी? ये एक इलीगल एक्टिविटी है, इट्स अ क्राइम, या एंड ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है, इसको किया जाता है। अनऑथराइज्ड कॉपी करना, डाउनलोड करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना कॉपीराइटेड कंटेंट का, दिस इज पायरेसी। इसमें सॉफ्टवेयर की पायरेसी होती है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर बनाए कॉपी करके दूसरा पायरेटेड सॉफ्टवेयर बना दिया, या फिर कोई मूवी को पायरेट कर लिया, ठीक है। जैसे कि मूवी में होता है ना, जाके रिकॉर्ड कर लिया या उसको डाल दिया इंटरनेट पे, दैट इज द थिंग। देन बुक्स होती है, इसमें बुक्स भी एज इट इज कॉपी करके आप पायरेसी में उसको बेच देते हो, दैट इज व्हाट इलीगल एक्टिविटी। नाउ पायरेटेड कंटेंट या सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसके अंदर मालवेयर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि अरे ये बुक तो फ्री में मिल रही है, ले लेते हैं, ठीक है। वो बुक ले ली, जैसे आपने डाउनलोड कर ली, उसके अंदर मालवेयर होगा या फिर कुछ ना कुछ वायरस या कुछ ना कुछ होगा, है ना। वॉर्म हो सकता है, देखो अलग टाइप्स ऑफ मालवेयर हम आगे पढ़ेंगे। बट वो चीजें मालवेयर को डाल के आपके जो सिस्टम है उसमें से इंफॉर्मेशन ले सकता है, वो एक्सेस ले सकता है। अब हम मालवेयर देखते हैं। देखो मालवेयर स्टैंड फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर। एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर या फिर कोड होता है जो कि इंटेंशनली डिजाइन किया जाता है ताकि आपके कंप्यूटर को हार्म, डिसरप्ट या डाटा स्टील या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जाए टू द कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या फिर किसी डिवाइस को, ठीक है। तो मालवेयर करता क्या है? मालवेयर ना हमारे जो पासवर्ड है या पर्सनल डाटा है उसको ले लेता है। कभी कभी कोई फाइल को इनक्रिप्ट या फिर डिलीट कर देता है ना। और कभी कभी कोई फाइल होती है ना ऐसी जो डिलीट ही नहीं होती है, उसमें मालवेयर होता है, ठीक है।
हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देता है या फिर क्रैश कर देता है सिस्टम को। स्पाई ऑन यूजर एक्टिविटीज, मतलब आप जो भी एक्टिविटी अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में कर रहे होगे, वो सारी एक्टिविटी उस हैकर को या उस इंसान को पता चलती रहेगी इस मालवेयर के थ्रू। टेक रिमोट कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर का रिमोट भी ले लेता है, यानी कि उसको चलाने भी स्टार्ट कर देता है। दैट इज हाउ डेंजरस इट इज। ठीक है, अब देखो इसके कुछ टाइप्स आते हैं। ठीक है, वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, लेकिन पता है एक ऐसा मालवेयर है ना जो मतलब इनसे, इनका दादा है बिल्कुल, इनसे भी बड़ा तेज खतरनाक वाला मालवेयर है। तो मैं उसका नाम भी बताऊंगी आपको और इनसे बचने का तरीका भी बताऊंगी। तो ये लेक्चर डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स देखते हैं पहले इसके। सबसे पहला था वायरस। ये स्प्रेड करता है, पास करता है सिस्टम टू सिस्टम। अब आपकी देखो याद है कोरोना जब आया था, तो कोरोना में फैल रहा था ना सारा, कोरोना एक दूसरे से वायरस फैल रहा था, इसी का नाम, इसीलिए इसका नाम वायरस रखा है। बट इसको ना एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, इट गेट एक्टिवेटेड व्हेन यूजर एग्जीक्यूट फाइल एंड प्रोग्राम। अब किसी फाइल के अंदर है, ठीक है, आपके पास वो फाइल आ गई है, लेकिन याद रखना, लेकिन अपने आप वो वायरस एक्टिव नहीं होगा, वो किसी और में रेप्लिकेट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको खोल के चलाओ नहीं। इसलिए बोला जाता है कि आपको कोई भी अनऑथराइज जगह से कोई फाइल आ रही है तो उसको खोलो मत, उसको चलाओ मत। अगर चलाओगे नहीं तो वायरस स्प्रेड नहीं होगा। बट इन केस ऑफ वॉर्म, वॉर्म जो होता है ना, उसको आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। आप बिना उसको एग्जीक्यूट करे, बिना फाइल को ओपन करे, वो अपने आप फैलता रहता है अपनी उसमें कंप्यूटर में। चलो नोट से पहले रीड करते हैं। इट करप्ट और डिलीट फाइल, स्लो डाउन कंप्यूटर, करप्ट भी कर देता, डिलीट भी कर देता फाइल को, स्लो डाउन कर देता कंप्यूटर को, मे अलाउ हैकर टू गेट अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो हैकर्स होते हैं ना, जिसने ये मालवेयर भेजा रहता है, उसको इसका एक्सेस भी मिल जाता है। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली स्प्रेड नहीं होता, मैंने बताया आपको। इसमें क्या होता है, एक्शन लेना पड़ता है आपको, इसलिए मैंने एक्शन करके टिक मार्क लगाया। नेक्स्ट आता है वॉर्म। वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मैंने बताया इसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप फैलता ही है बिना यूजर के एक्शन के। लेकिन अभी भी एक मालवेयर बचा है जो कि बहुत डेंजरस है, मैं बताऊंगी आगे। ये स्प्रेड होता है थ्रू द नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू बार बार स्प्रेड हो जाता है। ये जो है ना, ये किसी फाइल या किसी प्रोग्राम्स के थ्रू नहीं आता है, ये आता है थ्रू इंटरनेट बैंडविड्थ, है ना, थ्रू नेटवर्क, ये आता है थ्रू नेटवर्क। ठीक है, एग्जाम्पल, ये स्लो डाउन कर देता है इंटरनेट की बैंडविड्थ को, आपका इंटरनेट स्लो चलने लगेगा। दैट इज वॉर्म। नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ये लिखता है जैसे लेजिट सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, हार्मफुल रहता है अंदर से। एग्जाम्पल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सपोज करो आपको एक एंटीवायरस चाहिए, आपने देखा एक फ्री एंटीवायरस मिल रहा है आपको, आपने ले लिया। ठीक है, अब वो लगेगा आपको बरोबर एकदम सही कि हाँ ये लेजिट है हमारा एक एंटीवायरस, पर ये एंटीवायरस नहीं, वायरस ही है। तो ये एक ट्रोजन हॉर्स है, जिसमें क्या हुआ था, एक पुराना कहावत है ये, कि उस टाइम पे ना राजा महाराजा वाले लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपने जैसे वो दरवाजा रहता है ना, उसके अंदर हॉर्स गिफ्ट के रूप में आया था। एंड वो गिफ्ट नहीं था, वो उसके अंदर बहुत सारे लोग छुपे हुए थे, एंड उन्होंने फिर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज, उससे ये पढ़ा है कि दिखेगा आपको कि हाँ अच्छा है, गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट होगा नहीं। तो दैट इज व्हाट ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। अब देखो, ये सीक्रेटली मॉनिटर करता है यूजर्स की एक्टिविटीज को, मतलब छुप छाप के देखते रहता है ना, मॉनिटर करता है एक्टिविटीज, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और स्टील भी कर लेता है आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, और कलेक्ट करता है दैट इन्फॉर्मेशन, और दूसरे हैकर जो उसने भी इसको भेजा है ना स्पाईवेयर को, उसको भेजता रहता है इन्फॉर्मेशन सारी। अब आता है की लॉग। आप लोग सुनते रहते होगे एकदम। इसमें क्या होता है, जैसे आप सब इसको की लॉगर को ना कीबोर्ड से मान लो कि आप जो भी उसमें टाइप वाइप करते रहते हो ना, पासवर्ड चोरी कर लेता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चोरी करके हैकर को भेज देता है। ठीक है, नॉर्मल है। एडवेयर क्या होता है, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट जब पॉपअप करने लगती है ना, दैट इज व्हाट एडवेयर। ठीक है, ये सिस्टम को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। एग्जांपल, पॉपअप एड्स जो आते रहते हैं ना, दैट इज एडवेयर। आप उसमें क्लिक करोगे, आपके अंदर वायरस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रैंसमवेयर। व्हाट इज रैंसमवेयर, ये इनक्रिप्ट करता है डाटा को और डिमांड करता है सम रैंसम। रैंसम मतलब होता है मनी। ठीक है, आपका डाटा किसी ने ब्लॉक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डॉक्यूमेंट्स खोलने थे, वो किसी ने हैक करके ब्लॉक कर दिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और वो बोल रहे हैं कि आप पैसे दो तब जाके आपका ये जो कंटेंट है या फिर आपका जो भी फाइल है उसको हम आपको ऑथराइज करवाएंगे, आपको वापस देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है WannaCry अटैक। ठीक है, इसको रैंसमवेयर बोलते हैं। अब इस रैंसमवेयर से बचने का ना एक तरीका भी है, आप ना अपने फाइल या डाटा का ना बैकअप बना लो। तो अगर कोई इसको कोई अगर इसको इंक्रिप्ट करके डाटा
लेके अगर आपको कोई बोल रहा है कि पैसे देके हम आपको ऑथराइजेशन देंगे, तो बोलेंगे रख अपना ऑथराइजेशन अपने पास, मेरे पास बैकअप पड़ा है। नेक्स्ट आता है हमारा रूट किट। मैं जिसकी बात कर रही थी ना वो यही है। रूट किट इज द मोस्ट डेंजरस वन। ठीक है, अब बताती हूँ क्यों। देखो, आपके कंप्यूटर में ना आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप ही सब कुछ संभाल रहे हो अपने कंप्यूटर में। यू आर अ एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर अ रूट। ठीक है, अब रूट किट क्या करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस होते हैं ना, जो आपके पास सोल आपके पास प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि फाइल को डिलीट करना, यहाँ से वहां भेजना या उसको उसमें चेंजेस करना, वो सारा एडमिनिस्ट्रेटर का काम, उसमें प्रिविलेजेस होते हैं उसके, वो अटैकर को दे देता है, हैकर को दे देता है वो सारे प्रिविलेजेस। अब वो क्या कर सकता है, कोई भी फाइल को हाइड कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, रजिस्टर एंट्री भी कर सकता है, डिसेबल या बाईपास कर सकता है एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी टूल्स को, तो बाकी सारे वायरस आ जाएंगे। अलाउ करता है लॉन्ग टर्म स्टडी एक्सेस टू द सिस्टम, बहुत लंबे समय तक ये रह सकता है। और पता है सबसे डेंजरस बात क्या है, कि डिटेक्ट ही नहीं हो पाता, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि ये हाइड कर देगा वायरस को, ट्रोजन्स को, स्पाईवेयर को। समझ में ही नहीं आएगा, आपके अंदर वायरस भी होंगे, ट्रोजन हॉर्सेस भी रहेंगे और सब चीजें रहेंगी, लेकिन पता ही नहीं चलेगा। सोच रहे हो, मतलब एक दरवाजा खोल दिया, मतलब जो वॉल होती है ना आपकी सिक्योरिटी की, वो पूरी तहस नहस कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस जब दे दिए तो वही बात खत्म हो जाती है। तो दिस इज हाउ डेंजरस इट इज। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉजिक बॉम्ब। व्हाट इज लॉजिक बॉम्ब? इसका नाम भी काफी लॉजिकल है। तो लॉजिक बॉम्ब एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो कि रिमेन रहता है इनएक्टिव, डोरमेंट रहता है। ठीक है, मतलब शांत रहता है इन द सिस्टम, एंड एक्टिवेट तब होता है जब स्पेसिफिक कंडीशन या फिर इवेंट ऑकर होता है। जैसे कि देखो, इसमें क्या होता है कि ये लॉजिकली एक्टिवेट होता है, ऐसे अपने आप रैंडमली एक्टिवेट नहीं होता है। तो जब अचानक से कोई स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं, इसके कंडीशंस होती है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक डेट या फिर कोई टाइम पे टॉम बॉम्ब फटना है ना, मतलब बॉम्ब इन द सेंस वो वाला बॉम्ब नहीं, लॉजिक बॉम्ब यानी कि अटैक, है ना। तो या ऐसा उसको कुछ सेट करके देते हैं कि ये चीजें अगर होगी ना तो तुम फट जाना ऐसे। तो ये लॉजिक बॉम्ब होता है, इसके अंदर एक लॉजिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ठीक है, इसके अंदर आता है फिशिंग। ये एक अटेम्प्ट होता है स्टील करने का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी ट्रस्टवर्दी एंटिटी ऑनलाइन। ठीक है, ये लगेगा कि आपको ट्रस्टवर्दी एंटिटी है, बट वो होगी नहीं, बट वो क्या करेंगे, आपके जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसको स्टील कर देंगे। ठीक है, कैसे? स्पीयर, इसके एग्जांपल्स हैं स्पीयर फिशिंग। ठीक है, ये क्या करता है, टारगेट करता है, पर्सनलाइज्ड फिशिंग करता है, यानी कि एक एक इंसान के लिए अलग अलग टारगेटेड पर्सनलाइज्ड फिशिंग होती है ये। नेक्स्ट आता है स्मिशिंग, यानी कि एसएमएस के थ्रू, है ना, जैसे लिखा गया ओटीपी दे दे दे, इसमें क्लिक करो वेरीफाई करने के लिए, आपने क्लिक किया, आपकी इन्फॉर्मेशन गई। नेक्स्ट आता है विशिंग थ्रू फोन कॉल्स आएंगे आपको और फिर उसके थ्रू आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है क्लोन फिशिंग। तो बाय मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लेजिटिमेट ईमेल, लेजिटिमेट ईमेल दिखेगा प्रॉपर बिल्कुल, है ना, बट ये वो होगा नहीं, ईमेल होगा नहीं। नेक्स्ट आता है स्पैमिंग, इसको साइबर अटैक कम्युनिकेशन बेस्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें ना क्या होता है कि इररेलेवेंट मैसेज या फिर अनसोलिसिटेड मैसेजेस आपको बहुत, मतलब आपको नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स को ना एक साथ भेज देते हैं। मार्केटिंग ईमेल्स जो रहते हैं ना, देखो कि मार्केटिंग ईमेल्स मोस्ट प्रोबेबली स्पैम एरिया में जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट स्पैमिंग। तो आपका ईमेल अपने आप ही उसको स्पैम वाले सेक्शन में डाल देता है। कभी कभी ना धोखे से उसको, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि धोखे से भी होता है। कभी कभी कुछ आप जैसे फॉर्म वॉर्म भरोगे ना, तो उसका भी जो मेल आता है ना वो स्पैम में आ जाता है ना। तो हमेशा करेक्ट नहीं होता है ईमेल, तो देखते रहना, स्पैम में भी जाके देखते रहना, कभी कभी मेल जो होता है ना स्पैम में भी आ जाता है। तो हम इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। ठीक है, देखो एक तो है मैलवेयर बेस्ड अटैक, इसमें सॉफ्टवेयर अटैक होता है। देखो जैसे वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, रैंसमवेयर हो गया। डोंट वरी, ये जितने भी टाइप्स है ना, इस सबको आपको बस पढ़ लेना है, इसको अच्छे से देख लेना है कौन से टाइप के अंदर आते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। ठीक है, तो ये देखो, ये मालवेयर बेस्ड अटैक्स हैं। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, है ना, ये सारी चीजें। ठीक है, रूट किट भी इसी में आ जाता है। देन की लॉगर आ जाता है ना, बैकडोर आ जाता है, क्रिप्टो जैकिंग आ जाता है। सेकेंड आता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक, ह्यूमन बेस्ड अटैक रहता है, ये ह्यूमंस करते हैं, जैसे फिशिंग हो गया, स्पेयर फिशिंग हो गया, अभी मैंने बताया था जैसे, है ना, और टेल गेटिंग हो गया। ये ह्यूमन बिहेवियर को टारगेट करता है, नॉट सिस्टम। अगर आप जागरूक रहेंगे ना तो आप पे ये अटैक नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट ह्यूमन बेस्ड अटैक। नेक्स्ट आता है नेटवर्क बेस्ड अटैक, नेटवर्क के थ्रू जो अटैक करना, फॉर एग्जाम्पल में आता है अपना डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, आईपी स्पूफिंग, एआरपी स्पूफिंग, फिर पैकेट स्निफिंग, देन सेशन हाईजैकिंग। तो ये सारे एग्जांपल्स है ऑफ नेटवर्क बेस्ड अटैक्स। नेक्स्ट आता है हमारा वेब एप्लीकेशन अटैक्स। ठीक है, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस साइटिंग स्क्रिप्टिंग हो गया। ठीक है, देन
देन क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी हो गया, देन कुकी पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, क्लिक जैकिंग हो गया। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, देख लेना एक बार। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अटैक्स देख लेना, ये लिखे हैं सारे, ठीक है। देन सिस्टम एक्सेस अटैक्स हो गए, ठीक है, ये सारे लिखे हैं सिस्टम अटैक्स, हैकिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन, बैकडोर अटैक, इनसाइडर अटैक। प्लीज पॉज द वीडियो और लिखते जाओ अगर लिखना हो तो, ठीक है। ईमेल बेस्ड अटैक्स हो गए, ये सारे ईमेल बेस्ड हैं, ईमेल में आते हैं ना ये वाले अटैक्स, ईमेल स्पूफिंग हो गया, फिशिंग हो गया, मालवेयर अटैचमेंट्स हो गया, ईमेल बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इसमें, बीईसी, ठीक है। देन डाटा थेफ्ट एंड एस्पियोनाज अटैक हो गया, इसमें क्या होता है, डाटा ब्रीच होता है, आइडेंटिफाई थेफ्ट, देन साइबर एस्पियोनाज, इंफॉर्मेशन लीकेज, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि मालवेयर से हमको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले एंटीवायरस, सबको पता है एंटीवायरस एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आता है, ये रियल टाइम आपके जो कंप्यूटर है उसको प्रोटेक्शन देता है, आपको कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। सेकंड आता है फायरवॉल, इसमें ना ब्लॉक कर देता है अनऑथराइज्ड नेटवर्क ट्रैफिक को, ठीक है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों के लिए काम आता है फायरवॉल। नेक्स्ट आता है रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स या पैच मैनेजमेंट, यानी कि अपडेट्स वगैरह करते रहोगे ना अपने सिस्टम को, तो वो अपने आप ही जितने भी लूपहोल्स वगैरह होंगे ना सिक्योरिटी के, वो भरता जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बताना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाना, है ना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको सबको पता है, बिकॉज इंस्टाग्राम और ये सारी जगह पे बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है ये। नेक्स्ट ईमेल एंड स्पैम फिल्टर्स लगा देते हैं, ब्लॉक कर दो मैलिशियस लिंक और अटैचमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट यूजर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीजें प्रोग्राम वगैरह चलाई जाती है। अब मतलब जितने भी लिंक्स या अटैचमेंट्स वाली चीजें उनको अवॉइड करो, आइडेंटिफाई करो फिशिंग ईमेल्स को कि मतलब ये सही नहीं लग रहा है ये चीज, है ना, तो उसको नो अवॉइड करो। नेक्स्ट आता है एक्सेस कंट्रोल, तो अपने मन से किसी को भी अनऑथराइज्ड एक्सेस मत दो। नेक्स्ट रेगुलर डाटा बैकअप रखो, यानी कि अगर देखा था ना रैंसमवेयर में आपसे आपका डाटा लेके आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो आप अगर अपना डाटा को बैकअप बना के रखोगे तो वो आपसे नहीं मांग पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्योर ब्राउजिंग प्रैक्टिस, यानी कि यूज HTTPS, है ना, जिसे बताया था मैंने HTTP रहता है ना, तो उसको वो अनसिक्योर रहता है, जैसे HTTPS लिखा रहता है ना, तो दैट इज सिक्योर। अवॉइड करो पायरेटेड सॉफ्टवेयर को नहीं अपने सिस्टम में आने देना। नेक्स्ट इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, ये भी रहता है, ये डिटेक्ट करता है एंड स्टॉप करता है सस्पिशियस एक्टिविटीज को। अब हम देखते हैं सीपीयू एंड मेमोरी। देखो सबसे पहले सीपीयू देखते हैं। सीपीयू क्या है, एक ब्रेन है कंप्यूटर का जो कि प्रोसेस करता है डाटा को और एक्सिक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। अब ये वर्क क्या करता है, ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये सारा काम जो होता है ना सीपीयू का रहता है, ठीक है। सीपीयू ना ऐसा दिखता है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, ये क्या करता है, ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना कंप्यूटर के, उन सबको कोऑर्डिनेट करवाने का काम करता है, ठीक है। डोंट वरी अगर भी समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। जहां से क्वेश्चंस आ रहे होंगे मैं बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो क्या होता है, इनपुट डाटा अंदर आता है और सीपीयू से डाटा निकल के बाहर जाता है, आउटपुट यूनिट बोलते हैं उसको। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, ठीक है। अब देखो इससे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स के अंदर आता है सबसे पहला रजिस्टर। व्हाट इज रजिस्टर, इसको ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, ठीक है। देखो इसकी हाई स्पीड मेमोरी होती है, ये इसकी स्पीड जो होती है ना रैम से भी ज्यादा स्पीड की होती है, ठीक है। स्पीड कैसे डिटरमाइन होती है, कितनी जल्दी आप उसको एक्सेस कर लेते हो, कितनी जल्दी आप उसको खोल के देख लेते हो, या फिर आपके अंदर सामने वो खुल जाता है, ठीक है। एक्सेस आप बहुत जल्दी कर लेते हो इसमें, ठीक है। होल्ड करंट इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है, करंट इंस्ट्रक्शंस को ही वो होल्ड करके रखता है। डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बाय सीपीयू फॉर इंटरमीडिएट ऑपरेशंस, जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हो ना तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उसको। एक्सपेंसिव पर बिट, ये कॉस्टली रहता है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो वेट अ मिनट, मैं कैश समझाऊंगी, उसके बाद में प्रॉपर अच्छे से समझा दूंगी एग्जांपल के थ्रू, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये गारंटी मेरी है। कैश मेमोरी क्या होता है, प्रोवाइड करता है डाटा टू द रजिस्टर। अब ये रजिस्टर को डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी से क्या मत समझ में आ रहा है, स्पीड किसकी हाई है, रजिस्टर की हाई है, और कैश की थोड़ी सी कम है रजिस्टर से। बट रजिस्टर की किससे ज्यादा है, रैम से ज्यादा है, और कैश की भी रैम से ज्यादा होती है, ठीक है। अब ये फास्टर है रैम से बट स्लोवर है रजिस्टर से, ठीक है। रैम से तो फास्टर है बट रजिस्टर से स्लोवर है। रिड्यूस करता है सीपीयू रैम स्पीड गैप, स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा, जो कि आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं ना, उस डाटा को स्टोर करके रखता है। एक्सेस बाय सीपीयू व्हेन रिक्वायर्ड डाटा नॉट इन रजिस्टर। देखो जब भी इसको चाहिए रहता है ना डाटा, तो वो सीपीयू से लेता है, रजिस्टर से नहीं लेता है। देखो फास्टेस्ट कौन रहता है, रजिस्टर रहता है, स्लो थोड़ा सा कम स्लो कौन रहता है, कैश रहता है।
मैंने पूरा लाइनेज आगे बताया हुआ है, सो डोंट वरी। देखो अब हम कैश और रजिस्टर के बीच में डिफरेंस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है, जैसे होता है ना कि आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो इसका फॉर्म फिल करो, वो फॉर्म फिल करो, फलाना ठिकाना। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे सपोज करो आप मोबाइल पकड़े हुए ऐसे, ठीक है, फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे अचानक से आपको जो है कुछ मैसेज आ गया, व्हाट्सएप मैसेज आया, कुछ भी मैसेज आया, आपने उसको ऐसे किया है ना, मैसेज करने लगे। अब आप आपने देखा अरे मैसेज तो फालतू है, आपने फटाक से वो खोल लिया, तो आप अपना उसका नाम एड्रेस ये सब लिखा हुआ था ना, तो वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, वो क्या है, रजिस्टर मेमोरी है। क्या है वो, रजिस्टर मेमोरी है। ठीक है, अब सपोज करो आपने उसको हटा दिया, वो हट गया, अब दोबारा खोलोगे ना तो दोबारा लिखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट रजिस्टर मेमोरी। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन क्विकली एक्सेस होती है, फटाक से एक्सेस हो जाती है। ठीक है, होल्ड क्या करता है, करंट इंस्ट्रक्शंस को इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, और ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैश मेमोरी। व्हाट इज कैश मेमोरी, सपोज करो आपने वो फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है, अब वो फॉर्म फिल हो गया आपका, आपने क्लिक कर दिया ओके में एंड डन, डन हो चुका। अब आपके नोट्स खुल रहे हैं। अब आप थोड़ी देर बाद भी वापस उस वेबसाइट में जाओगे ना, तो दोबारा आपसे वो नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि वो कैश मेमोरी में जा चुका है। ठीक है, तो समझ गए ना डिफरेंस इस दोनों चीजों का। रजिस्टर का मतलब है कि तुरंत तुरंत एकदम अभी के अभी। ठीक है, और कैश मेमोरी का मतलब क्या होता है कि वो सेव्ड है, आपके उसमें एक फाइल बन चुकी है, आपको दिखेगी नहीं, आपकी फाइल बन चुकी है। अब आप दोबारा उसमें एक्सेस करोगे ना, तो आपको वहीं से स्टार्ट मिलेगा जहां से आपने छोड़ा था। दैट इज व्हाट कैश मेमोरी। आई होप ये समझ में आ गई, और समझ में आ गई ना तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना कि हमको रजिस्टर और कैश मेमोरी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। और अगर यहाँ तक देख लिया ना, तो आई नो आपको वीडियोस बहुत पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब देना आइडिया बुरा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट था हमारा रजिस्टर, सेकंड था हमारा कैश, थर्ड आता है सीपीयू क्लॉक, और फोर्थ आता है बस। सीपीयू क्लॉक और बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा बस आंख डाल लो इसमें। देखो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सीपीयू ऑपरेशंस को। ठीक है, सीपीयू क्लॉक एक तरीके से टाइमिंग डिवाइस है जो कि जनरेट करता है रेगुलर प्लस पल्सेस टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं ना, तो एक रिदम में चलाने के लिए सीपीयू क्लॉक होता है, बस इतना समझो और कुछ भी नहीं। बस ये याद रखना, ये इसका एक कंपोनेंट है सीपीयू क्लॉक। नेक्स्ट आता है बसेस। अब देखो कोई भी डाटा इधर से उधर से ले जाने के लिए, उधर से इधर ले जाने के लिए हमको बस चाहिए रहती है, जैसे ह्यूमंस को इधर से उधर ले जाने के लिए रहता है, वैसे इसमें भी बसेस होती है जो इसमें डाटा इधर से उधर ले जाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आती है एड्रेस बस। बस इतना याद रखना कि ये यूनि डायरेक्शन है, यानी कि लेके जाएगी पर वापस नहीं आएगी। एड्रेस बस। डाटा बस बाय डायरेक्शन, लेके भी आएगी और जाएगी भी। कंट्रोल बस भी यूनिट बाय डायरेक्शनल है। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब ये पूछ लेंगे कि कौन सा कंपोनेंट है और कौन सा पार्ट है। ठीक है, सपोज ऐसे अलग अलग करने के लिए पूछना तो अलग अलग याद करना, बट कहीं कहीं ना वो क्वेश्चंस में कंपोनेंट ही दे देते हैं और कुछ डिफरेंट सा दे देते हैं, एकदम अलग अजीब सा दे देंगे, एसएसडी दे देंगे, हार्डवेयर कोई दे देंगे, तो वो उसमें मत एलिमिनेट करना उसको। ठीक है, सपोज करो कंपोनेंट्स लिखा है, तो कंपोनेंट्स में पूछेंगे रजिस्टर, कैश, रैम, सीपीयू क्लॉक, बसेस। ठीक है, याद रखना इसमें रोम नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट्स में रोम नहीं आएगा बट रैम आएगा। ठीक है, रैम रोम हम आगे पढ़ेंगे अभी मेमोरी में। ठीक है, फिर आता है पार्ट्स। अब पार्ट्स में क्या आएगा, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमएलयू मैथमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, बस पार्ट्स में तीन चीजें आती हैं, एएलयू, सीयू, एमएलयू, यूयू वाली चीजें याद रखना ऐसे। ठीक है, और बाकी चीजें छोड़ के कंपोनेंट्स में ये वाली चीजें आ जाती है, बस ऐसे याद रखना। और सीपीयू क्लॉक आ जाता है कंपोनेंट में। अब आता है मॉडल्स ऑफ इंटेल। ठीक है, अब जो इनके मॉडल्स है ना, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है इसलिए बता रही हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने के लिए बोला है स्पीड से। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा स्पीड है तो वो लेटेस्ट होगा ना, तो लेटेस्ट कौन है, डुअल कोर, उसके बाद फिर पेंटियम 3, देन 80486, देन उसके बाद फिर 8085। अब देखो जितना छोटा नंबर होगा ना उतना वो पुराना होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई बड़ा नंबर से स्टार्ट नहीं करता ना, छोटे नंबर से चीजें स्टार्ट होती हैं। तो जितना छोटा नंबर रहेगा ना उतना ओल्डेस्ट रहेगा, और जितना लंबा बड़ा नंबर रहेगा ना वो लेटेस्ट रहेगा। तो ऐसे करके भी आप सीक्वेंस को अरेंज कर सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, ये ट्रिक्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को, याद रखना इन चीजों को क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब मेमोरी के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है, देखो चार टाइप की मेमोरीज रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रजिस्टर एंड कैश। रजिस्टर एंड कैश के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, सबसे पहले आएगा रजिस्टर्ड, स्पीड की बात कर रही हूँ, फिर कैश आएगा, फिर आएगा हमारा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। ठीक है, और इसका जो जो भी चीजें है ना वो आगे मैंने दी हुई है, सो डोंट वरी।
स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी से। तो रैम एंड रोम एक प्राइमरी मेमोरी है, बस इसको याद कर लेना, ठीक है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वॉलेटाइल है ये, डाटा लॉस एंड पावर इज ऑफ। देखो जब मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है धोखे से, तो डाटा जो है आप जो चला रहे होते हो, ठीक है, सपोज आप कोई वेबसाइट पे कुछ सर्च कर रहे थे, ठीक है, हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट एंड दिस एंड दैट, तो जैसे ही आप उसको बंद करोगे तो वो मेमोरी चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप उसको पढ़ रहे थे और नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, आप जहां पे पढ़ रहे थे उसको पता है कि आप वहां पे पढ़ रहे थे, अभी तो आपके सामने वो चीज रहेगा, आप ऐसे ऐसे करके वापस भी आ सकते हो, लेकिन जब आपने पावर स्विच ऑफ कर दिया तो उसके बाद फिर आप नहीं आ सकते उसके ऊपर, ठीक है। दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीड एंड राइट, ठीक है। रीड एंड राइट का मतलब क्या है, सीपीयू कैन रीड फ्रॉम एंड राइट टू रैम, ठीक है। तो सीपीयू होता है ना, वो उसको रीड भी कर सकता है और लिख भी सकता है, राइट भी कर सकता है रैम को। अभी ना हम इसका बाइफर्केशन भी देखेंगे, सो डोंट वरी। इस टेम्पररी स्टोरेज होता है होल्ड्स रनिंग प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा एंड सीपीयू इंस्ट्रक्शंस। तो ये टेम्पररी स्टोर करता है डाटा को, ठीक है। और जो मॉडर्न पीसी होते हैं ना हमारे, उनके अंदर ना 32 GB रैम होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम, ठीक है। एक देखो बस इसका ना नाम याद रखना, इन केस ये लोग ना सीक्वेंस जमाने के लिए जब पूछते हैं ना कि बताओ सबसे स्पीड किसकी हाई होती है, तो अपने को पता है रजिस्टर की सबसे हाई होती है, फिर कैश होती है, तो रजिस्टर कैश और उसके बाद फिर रैम रहती है, ठीक है। रैम के बदले ना ये लोग क्या कर लिख देंगे, डी रैम लिख देंगे, एस रैम लिख देंगे। सिर्फ यही एक रीजन है जिसके कारण आपको उसको पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसका सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ना है, मतलब डी रैम हो गया डायनेमिक रैम, एस रैम हो गया स्टैटिक रैम, एस डी रैम हो गया सिंक्रोनस रैम, फिर आर डी रैम हो गया हमारा रैम बस डी रैम, ठीक है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसमें ना सिर्फ रीड किया जाता है, राइट कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, तो जो आपके फाइल जो है आपकी फाइल्स में रहता है ना, मैनेजर्स में रहता है ना, आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे। और वो हमेशा वही रहती है, यानी कि जब आप तक डिलीट नहीं करोगे तब तक वो जाएगी नहीं, ठीक है। दैट इज व्हाट नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। यानी कि आप स्विच ऑफ स्विच ऑन कर देते हो तब भी आपके पास फाइल रहती है ना, दैट मीन्स कि पावर ऑफ करने के बाद भी वो डिलीट नहीं होता। नेक्स्ट आता है रीड ओनली, यानी कि इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते आप इस डाटा को, ठीक है। परमानेंट स्टोरेज रहता है ये आपके, हमेशा आपके जो सिस्टम है उसमें ना ये स्टोर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलायबल, ये सेफ होता है, एक्सीडेंटल डाटा लॉस नहीं होता इससे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि रैम के टाइप्स है ना, वैसे ही इसके भी रोम के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि पी रोम हो गया यानी कि प्रोग्रामेबल रोम हो गया, फिर ई रोम हो गया, इरेजेबल रोम हो गया, फ्लैश रोम होता है एक, फिर डबल ई प्रोम होता है यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम होता है, ठीक है। अब हम रीड एंड राइट कर देते हैं। सी रीड का मतलब होता है आप उसको एक्सेस कर सकते हो और उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। और राइट का मतलब होता है आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो रैम एंड स्टोरेज इन दोनों में आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, बट रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब एक्सेस भी कर रही है, सब कुछ कर लिया, लेकिन रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, ठीक है। इसे राइट राइट पे रॉन्ग लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अब देखो लेमन लैंग्वेज में बोलूं, आप जब मोबाइल खरीदते हो दैट इज अ प्राइमरी मेमोरी आपकी, जो अंदर से डली हुई रहती है। लेकिन जो मेमोरी कार्ड होता है, एसडी कार्ड होता है ना, डीवीडी होती है, सीडी होती है, ये सब ना सेकेंडरी मेमोरी में आता है। और आजकल तो नए मोबाइल में ना आपको वो चिप होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी कार्ड, तो वो मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, और आजकल लोग खरीदते भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसको लगाने से सिस्टम वो बोलता है कि मोबाइल और स्लो हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आज के लेटेस्ट मोबाइल में उसका स्पेस ही नहीं देते, और मोबाइल की ही मेमोरी, मोबाइल का ही रोम इतना हाई होता है कि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। ये भी नॉन वॉलेटाइल रहता है, यानी कि अगर आप पावर स्विच ऑफ करोगे तो डाटा चला नहीं जाएगा। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, फॉर एग्जांपल कितनी कितनी टीबी, 1 TB तक की हार्ड डिस्क आती है, ठीक है। स्लोवर होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में, नॉट डायरेक्टली एक्सेस, कंप्यूटर डायरेक्टली सीपीयू इसको एक्सेस नहीं करता, पहले रैम विल एक्सेस दिस थिंग्स एंड देन सीपीयू इसको एक्सेस करता है। नेक्स्ट आता है इसका नीड क्या है, कि परमानेंट स्टोरेज बना के रखना है, बैकअप या फिर आर्चिव्स बना के रखना है। मैंने बताया था ना रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो ले लेते हैं एंड देन फिर दे डिमांड मनी। आपके पास अगर बैकअप होगा इसके फॉर्म पे, सेकेंडरी मेमोरी के फॉर्म पे, तो आप उसको रिकवर कर सकोगे। नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स। देखो टाइप्स क्या रहता है, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स देख रहे हैं हम, ठीक है। पहले आता है मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है। इसमें ना कुछ मूविंग पार्ट होता है, जहां पे भी आप मैग्नेटिक देख लेना मूविंग पार्ट होता है उसमें। इसमें था हार्ड डिस्क टाइप, आपने देखा है हार्ड डिस्क जब आप चलाते हो तो उसमें खटर 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 आवाज होती रहती है, दैट इज व्हाट मूविंग कुछ पार्ट रहता है उसमें, ठीक है। आजकल वो नहीं चलता है। और इसमें फिर पहले, और पहले के जमाने पे ना मैग्नेटिक टेप होती थी, इसमें ना क्या वो कैसेट नहीं होती, इसमें से वो होती थी यार, ऐसे
उसमें वो ऐसे टेप नहीं होती थी, ऐसे टेप चलती थी और फिर वो चलते-चलते खत्म हो जाती थी, फिर अपन उसे गोल, 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 गोल घुमाते थे देन पीछे। तो वो पुरानी देखी होगी, है ना? एटलीस्ट देखी तो होगी, भले यूज़ नहीं करी होगी तो। दैट इज़ अ मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है? ऑप्टिकल स्टोरेज में ना सीडी हो गया, इसको याद रखना 600 एमबी की सीडी होती है, डीवीडी 4.7 जीबी की होती है और ब्लू रे डिस्क जो होती है 50 जीबी की होती है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट होता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ठीक है? ये आती है फ्लैश मेमोरी, इसको बोलते हैं हम। और इसमें क्या होता है, फ्लैश मेमोरी इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है? ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, पेन ड्राइव में भी कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड में भी कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है? इसको हम एसएसडी बोलेंगे, ठीक है? आज के टाइम पे ज्यादातर जो है ना वो एसएसडी ही यूज हो रही है, हार्ड डिस्क कोई यूज नहीं कर रहा है ज्यादा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चंस 100% बन सकता है दैट इज व्हाट, कि फास्ट से स्लो को अरेंज करना या स्लो से फास्ट को अरेंज करना। सबसे फास्ट एक्सेसिबल कौन सी होती है? रजिस्टर, देन कैश, देन मेन मेमोरी, देन एसएसडी, देन हार्ड डिस्क ड्राइव, देन पेन ड्राइव, देन मेमोरी कार्ड। इसको मतलब घोट के पी जाओ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बन सकता है। अब स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। तो देखो तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, आप मशीन लैंग्वेज किसको बोलते हैं? सपोज करो आपको एक ह्यूमन लैंग्वेज बनानी है और एक मशीन लैंग्वेज बनाना है, आप किसको हाई लेवल बोलोगे और किसको लोअर लेवल बोलोगे? इंसानों की फितरत ये होती है कि अपनी चीजों को वो हाई लेवल बोलता है। तो याद रखना, जो भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है ना दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, और जो मशीन पढ़ पाती है ये तो लो लेवल है। तो लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज को लो लेवल बना दिया और खुद की जो लैंग्वेज उसको हाई लेवल बना दिया। तो मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड बाइनरी रहते हैं, 0 1 रहते हैं, इसको लो लेवल लैंग्वेज बोल देंगे। और जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है जो हम खुद रीड कर सकते हैं, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम रहता है जो कि कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, एंड प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब डेफिनेशन एफिशिएंट कुछ नहीं आएगी, तो ध्यान से सुनना इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से? विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड। मैं ऑलरेडी आपको इस पहले ही अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, ठीक है? ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं कुछ, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इसको ध्यान से सुनना, इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसमें कंफ्यूजन भी होता है। सबसे पहले मैं सबसे इजी वाला बताती हूँ, असेंबलर। व्हाट इज असेंबलर? ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है? इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है? दोनों का एक ही काम है। ये लोग क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को यानी कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं इन ऑर्डर टू कंप्यूटर टू रीड दैट, ठीक है? जैसे आपने कुछ इनपुट दिया, सी प्लस प्लस जावा में दोगे, हाई लेवल लैंग्वेज में दोगे, अब कंप्यूटर इसको रीड करने के लिए उसको पहले इन दोनों फेजेस से निकलना पड़ेगा। कंप्यूटर इसको कंपाइल करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, है ना? उसमें कोई मिस्टेक है, कुछ भी है, वो बताएगा आपको। तो इसमें क्या होता है? इंटरप्रेटर कैसे करता है उसको? दोनों ही कन्वर्ट कर रहे हैं, हाई लेवल से लो लेवल। लेकिन जो कंपाइलर है ना वो एक साथ कर देगा। आपने जितनी भी चीजें उसको दी है ना वो एक साथ कन्वर्ट करके दे देगा आपको एट वंस। बट जो इंटरप्रेटर है ना वो धीरे धीरे करके देगा, इंटरप्रेट करेगा, लाइन बाय लाइन इसको करेगा। इसमें फायदा ये रहता है कि जो लाइन बाय लाइन करेगा ना तो लाइन बाय लाइन आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका यहाँ पे चीजें गड़बड़ है। बट जब आप कंपाइलर करेगा ना तो एक बार में वो कर देगा और फिर उसको आप ढूंढते रहो कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो इंटरप्रेटर ज्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट आता है डिवाइस ड्राइवर। अब ये चीज रीड नहीं कर रही मैं, ध्यान से सुनना, व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर। देखो जब आप कुछ भी चीज ना कंप्यूटर में ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई कीबोर्ड ऐड किया, कोई माउस ऐड किया, या फिर आप प्रिंटर ऐड करते हो, ठीक है? तो इन सारी चीजों को ना कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीजें ऐड हुई हैं? उसके लिए आपको ना कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है? उसमें आपको एडजस्ट करनी पड़ती है ये सारी चीजें, तब जाके कंप्यूटर को समझ में आता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है? ऑपरेशन भी तो बताओ कंप्यूटर को कैसे इस चीजों को ऑपरेट करना है। उसको क्या पता कि वो आपने क्या लगाया है यूएसबी जोड़ के, है ना? तो इसीलिए डिवाइस ड्राइवर होता है, इससे कंप्यूटर को पता चलता है क्या आया है, ठीक है? नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ एप्स डाउनलोड करते हो अब जब, ठीक है? तो ये एक टास्क ओरिएंटेड एप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, वेब ब्राउजर, ये सारी चीजें ना स्पेसिफिक कोई टास्क करने के लिए होती है, ठीक है? इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिस मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन या ऑप्टिमाइजेशन कंप्यूटर के सिस्टम को यूजफुल वाली चीजें जितनी भी होती है ना वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाती है। एग्जांपल के तौर पे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया,
डिस्क डीफ्रेगमेंटर हो गया, फायरवॉल टूल्स हो गए, तो ये सारी चीजें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है सॉफ्टवेयर का, ये देख लेते हैं कि जो आप ऐप डाउनलोड करते हो तो वो आपको कैसे कैसे मिलते हैं। एक होता है शेयरवेयर, एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है फ्रीवेयर। अब इसमें अंतर क्या है, देखो शेयरवेयर क्या होता है, आप डाउनलोड तो तीनों को फ्री में कर सकते हो, ठीक है। शेयरवेयर, ओपन सोर्स और फ्रीवेयर, तीनों का आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन शेयरवेयर में क्या होता है, ट्रायल पीरियड मिलता है आपको, और उसके बाद आपसे ना जितने भी आप महीने यूज करते हो उसको, उसका आप पैसा पे करते हो हर मंथ, ठीक है। लेटर मनी चार्ज करते हैं वो लोग, इसको बोलते हैं शेयरवेयर। नेक्स्ट आता है ओपन सोर्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप फ्री तो डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन जो सोर्स कोड होता है ना वो आपको मिल जाता है, सोर्स कोड भी मिल जाता है, ठीक है। मतलब किस कोड से इसको बनाया गया वो भी मिल जाता है, एंड मॉडिफिकेशन भी अलाउ रहती है, जब आप दोबारा बनाओगे उसको तो मॉडिफिकेशन भी इसको कर सकते हो आप, ठीक है। फ्रीवेयर क्या होता है, इसमें डाउनलोड तो आपको फ्री रहता है, सोर्स कोड नहीं मिलता है और मॉडिफिकेशन भी अलाउ नहीं होती है। दिस इज व्हाट फ्रीवेयर। याद रखना, ओपन सोर्स और फ्रीवेयर के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट, उसके कुछ रिलेटेड टर्म्स में बताती हूँ। देखो पहला आता है वेब सर्वर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सर्वर होता है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो देने वाला हो गया है ना, आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेबसाइट, इसमें कलेक्शन होता है वेब पेजेस के, अलग अलग वेब पेजेस देखे आपने, जब आप कुछ सर्च वर्च करने जाते हो ना तो एक पेज आपके सामने खुलता है, दैट इज वेब पेज। अब बहुत सारे जब आप क्लिक क्लिक कर करके आप दूसरे पेज में जाते हैं ना, और उसका जो एक बंडल बन जाता है ना बहुत सारी चीजों का, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेज, उसको बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेब क्लाइंट, जब आप किसी इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हो ना तो आप एक क्लाइंट बन जाते हो, ठीक है। तो यू आर द पर्सन जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो यू आर अ वेब क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेब पेज, इसमें क्या होता है, जैसे आपने अभी बताया वेब पेज क्या होता है, वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। अब जब वेब पेज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कुछ टेक्स्ट लिखे रहते हैं, कुछ हाइपरलिंक्स होती है। व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक क्या होती है, क्लिकेबल लिंक्स होती है, जिसमें आप क्लिक करोगे ना तो आप दूसरी जगह पहुंच जाओगे, दैट इज हाइपरलिंक। तो वेब पेज के अंदर ना हाइपर टेक्स्ट होते हैं, इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में भी चीजें रहती है और साथ में लिंक्स वाली चीजें भी रहती है। नेक्स्ट आता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब देखो कुछ फॉन्ट्स हो गया या फिर कंट्रोल या स्पेसिंग या लेआउट हो गया, कि आपका पेज एक बना रहे हो वो कैसा दिखना चाहिए, उसको डेकोरेट करना है आपको उसके पेज को, तो उसके लिए कास्केडिंग स्टाइल शीट यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूआरएल, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोमेन एक्सटेंशन यूज्ड इन सफिक्स, यानी कि जो भी चीजें हैं ना उसके पीछे लिखा जाता है, डॉट कॉम, यूट्यूब डॉट कॉम, इंस्टाग्राम डॉट कॉम, वट एवर डॉट कॉम, ऐसे वो सफिक्स होता है, डोमेन एक्सटेंशन को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वेब। अब वेब 1.0, 2.0, 3.0, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट आता है वेब 1.0, ये टोटली वन वे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीड कर सकते हो, एक्सेस नहीं कर सकते, ओन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है 2.0, इसमें क्या होता है, लिमिटेड टू वे कम्युनिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, दो वे कम्युनिकेशन है बट लिमिटेड है, ठीक है। इसमें रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, बट ओन नहीं कर सकते किसी भी चीज को, ठीक है। 2.5 में क्या होता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, आप जैसे यूट्यूब में यूजर जनरेट कंटेंट जनरेट कर सकते हो ना, वो चीज आ गई। वेब 3.0 फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। अभी हम 2.0 में चल रहे हैं। वेब 3.0 फ्यूचरिस्टिक है, इसमें पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? हाँ, देखो मैं इतनी जल्दी इसको नहीं बता पाऊंगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत एक बड़ा चैप्टर होता है। बस इतना याद रखना, इस ब्लॉकचेन में जब आप इंफॉर्मेशन देते हो उसका एक ब्लॉक बन जाता है, वो कभी डिलीट नहीं होता है ना, वो हमेशा के हमेशा तरह रहता है, और उसको हर एक यूजर जो रहता है ना वो वेरीफाई करता रहता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, ट्रस्टेबल होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के बेस पे आप बहुत सारे ऐप, बहुत सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। देखो पी टू पी इंफॉर्मेशन शेयर होता है, इसमें पी टू पी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन माने कि सबके पास इसका एक्सेस रहता है, कंट्रोल रहता है। एक्सेस रीड, इसमें रीड, एक्सेस एंड ओन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन होता है, एनएफटी बेस्ड होता है। एनएफटी भी आपको पता होगा, एनएफटी मतलब जैसे सपोज करो कि कुछ भी चीज ऐसी है जो कि आर्ट बेस्ड है, म्यूजिक बेस्ड है, तो वो एक इंसान को मिलती है, वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, दैट इज एनएफटीज, ठीक है। डिसेंट्रलाइज होता है, फिर एआई पावर्ड रहता है, ये ऑपरेट कलेक्टिवली ऑपरेट होता है, मैंने बताया ना, सारे लोग मिलकर उसको ऑथराइज करते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं पूछेगा कि क्या होता है, बस जानना कि ये जो 3.0 है ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और एआई पे बेस्ड है, ठीक है। इसके की एप्लीकेशन क्या है कि फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, एसेट टोकनाइजेशन में काम आता है, मेटावर्स में, डिजिटल आइडेंटिटी एंड ओनरशिप में, ठीक है।
नेक्स्ट आता है वेब 4.0। इसको हम सिम्बायोटिक वेब भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ह्यूमंस एंड मशीन का सिम्बायोसिस हो जाता है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, 4.0 अभी तक नहीं आया है। और इसमें क्या होता है कि ह्यूमंस एंड मशीन्स ऐसी इतनी गहरी तरीके से जुड़ जाएंगी कि आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कहाँ मशीन है कहाँ ह्यूमंस है, ठीक है। ये 4.0 है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क। अब देखो, नेटवर्क एक तरीके से ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, सर्वर, प्रिंटर, ये सारी चीजें ना एक साथ कनेक्ट हो जाती है और डाटा, रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसमें सबसे पहले आता है पैन। देखो, पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क? इसका रेंज होता है 1 से लेकर 10 मीटर तक का। इसमें क्या यूज होता है, पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फोन से ईयरबड को कर दिया, लैपटॉप से मोबाइल को हॉटस्पॉट्स के थ्रू कर दिया, स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कर दिया, ठीक है। मोस्टली वायरलेस चीजें होती है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है और कम्युनिकेशन के लिए होती है। नेक्स्ट आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। समझ में ही आ रहा है, लोकल एरिया के लिए जब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे होते हैं उसको लैन बोलेंगे, ठीक है। देखो, लैन का रेंज क्या होता है, 1 से 5 किलोमीटर के बीच का। यूज क्या करते हैं, बिल्डिंग्स, ऑफिस, स्कूल्स, लैब्स, इन सब में लैन यूज होता है। एग्जाम्पल, ऑफिस नेटवर्क हो गया, है ना, होम का वाईफाई राउटर हो गया, ये सारी चीजें लैन में आ जाती है। इसमें हाई स्पीड रहती है, प्राइवेट नेटवर्क रहता है, मोस्ट कॉमनली यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका रेंज 5 से 10 किलोमीटर होता है, एंटायर कैंपस वाले एरिया में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी है या कुछ है तो उसमें ये कैन यूज होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कैंपस वही जो मैं बता रही थी। कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, एग्जाम्पल आईआईटी कैंपस में वाईफाई यूज होता है, ठीक है। कंपनी कैंपस हो गया, इन्फोसिस, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो है पूरा एक उनका नेटवर्क रहता है। हॉस्पिटल नेटवर्क हो गया, मल्टीपल बिल्डिंग्स में चलाना है तो उसको कैन यूज कर लेंगे, ठीक है। लैंड से ये बड़ा होता है लेकिन मैन से ये छोटा रहता है। व्हाट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये पूरा सिटी लेवल पे होता है, ठीक है। 50 किलोमीटर की रेंज होती है। यूज करता है एंटायर सिटी में नेटवर्किंग बनाने के लिए। इसका एग्जांपल है सिटी वाइड केबल नेटवर्क होता है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, है ना, स्मार्ट कार्ड नेटवर्क हो गया, सिटी वाईफाई जोन हो गया, ठीक है। देखो, जो टेलीफोन कंपनीज होती है और आईएसपीज होते हैं ना, वो इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका रेंज होता है 100 किलोमीटर से लेकर एंटायर कंट्री तक का। इसका यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। एग्जांपल, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, ये सारी चीजें होती है ना। बैंक, एटीएम नेटवर्क, यूनिवर्सिटी ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, ठीक है। वाइड एरिया में होता है ये ना। लॉन्ग डिस्टेंस फाइबर ऑप्टिक्स, है ना, सैटेलाइट यूज होती है ना, तब इसको वाइड एरिया नेटवर्क को यूज होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन। इसका रेंज होता है अंटायर वर्ल्ड और इसका क्या यूज होता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग में यूज होता है ये। एग्जांपल, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, क्लाउड सर्विस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं इससे। फिर आता है इंट्रानेट। अब एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ही जो कंपनी के लोग हैं ना वही सब यूज करेंगे तो उसको इंटरनेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, कंपनी के एम्प्लॉय के लिए पोर्टल है, कॉलेज के इंटरनेट मैनेजमेंट के लिए ये सिस्टम है ये, ठीक है। फिर इंटरनेट जैसा ही होता है बट रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ मेंबर्स इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट मतलब कि इंट्रानेट प्लस कुछ लोग जो कि कुछ ऑथराइज यूजर्स है जिनको दिया है ऑथराइजेशन, वो सिर्फ यूज करेंगे तो उसको एक्स्ट्रानेट बोलेंगे। एक एग्जाम्पल है सप्लायर पोर्टल फॉर कंपनीज, है ना। नेक्स्ट आता है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मूवी डाउनलोड वगैरह करते हो ना आप लोग, तो वीपीएन डाल देते हो तो दूसरी कंट्री का दिखाने लगता है, तो उस कंट्री में अगर वो अलाउ रहती है ना मूवी, तो आप उसको डाउनलोड कर पाते हो। दैट इज वीपीएन, ठीक है। इसका फर्स्ट फुल फॉर्म याद रख लेना। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स देख लो, जैसे कि पैन है ना, तो इसकी जो स्पीड होगी ना वो लो होगी, ओनरशिप पर्सनल रहेगी और ये चीपेस्ट भी है। लैंड जो है ना वो हाईएस्ट इसकी स्पीड रहेगी, प्राइवेट है ये, ठीक है। मैन की मीडियम है, शेयर्ड बाय गवर्नमेंट। फिर वैन है जो कि लोएस्ट है, मिक्स ओनरशिप रहती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है ये। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस मतलब सिंपल ये याद रखना कि इनपुट मैंने जैसे कीबोर्ड हो गया, क्लिक करके माउस हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस में आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो। आउटपुट डिवाइसेस में जब इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है, ठीक है। अब इनकी कुछ लिस्ट बना के रखी हुई है मैंने, जैसे कीबोर्ड हो गया, है ना, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, स्कैन करके जब आप चीजों को डालते हो, पेपर डॉक्यूमेंट को स्कैन वगैरह करके रखते हो, ठीक है। माइक्रोफोन हो गया जिसमें आप बोलते हो, ठीक है, ऑडियो का इनपुट देते हो। वेबकैम हो गया, कैमरा जैसा, ठीक है। जॉयस्टिक हो गया जिसमें गेमिंग इनपुट देते हो, आप गेम वगैरह खेलते टाइम जॉयस्टिक को यूज करते हो। टच स्क्रीन हो गया जिसमें आप मोबाइल में टच करते हो, ठीक है। फिर ट्रैक बॉल हो गया, अल्टरनेट टू माउस। अब देखोगे किसी भी लैपटॉप पे पहले के टाइम पे ना छोटा सा गोला सा आता था लैपटॉप के उसके कीबोर्ड में ही, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैक बॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइट पेन, डायरेक्ट स्क्रीन में पेंटिंग करने के लिए होता है ये। फिर बारकोड रीडर होता है जिसमें आप जब आप
सामान-वामान खरीदने जाते हो ना, तो बारकोड रीडर जो रीड कर लेता है, दैट इज़ द थिंग। बायोमेट्रिक डिवाइस होती है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, है ना? रेटिना स्कैनर हो गया, जिसमें आँख दिखा के आपका जो है वो इनपुट ले लेता है कि हाँ, ये वही इंसान है। फिर डिजिटल पेन हो गया, है ना? ड्राइंग, हैंडराइटिंग के इनपुट के लिए हो जाता है ये, ठीक है? नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइस, इसमें ना आप लोगों को कुछ मिलता है, ठीक है? मॉनिटर, प्रिंटर, इसमें ना मॉनिटर से आप देखते हो इन्फॉर्मेशन को और प्रिंटर से वो प्रिंट होके आ जाती है चीजें। एग्जाम्पल के तौर पर मॉनिटर डिस्प्ले हो गया, विजुअल आउटपुट मिलते हैं आपको, प्रिंटर हो गया हार्ड कॉपी आउटपुट, फिर स्पीकर हो गया ऑडियो आपको मिलती है, फिर हेडफोन्स हो गया, उसमें भी आपको सुनने के लिए मिलता है, प्रोजेक्टर हो गया लार्ज डिस्प्ले करने के लिए, फिर प्लॉटर हो गया लार्ज स्केल ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स के लिए प्लॉटर यूज होता है, फिर बैरल रीडर होता है वर्चुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ये आउटपुट होता है, जैसे वो नहीं छोटे छोटे डॉट 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 लेता है, वो उसको ऐसे ऐसे करके उसको रीड कर लेते हैं, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ईमेल। अब हम देखते हैं ईमेल। सो देखो ईमेल एक सिस्टम है सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड स्टोरिंग डाटा का मैसेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है? इंटरनेट के थ्रू हम सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे मैसेज को। ये कंसीव हुआ था इन दी 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी में आया था, ठीक है? मुझे बताना कि कौन लेके आया था, मैंने इसको अभी इसी वीडियो में बता चुका है, ठीक है? अब देखते हैं हम ईमेल क्लाइंट। देखो ये इसके क्लाइंट्स हैं। एक तो डेस्कटॉप ईमेल क्लाइंट्स, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मोज़िला, थंडरबर्ड ये सारी चीज़ आ जाती है। रीड कर लेना। उसके बाद आता है वेब बेस्ड ईमेल क्लाइंट, तो ईमेल हो गया, याहू मेल हो गया, आउटलुक हो गया, ज़ो हो गया, ये सब रीड कर लेना। उसके बाद मोबाइल बेस्ड ऐप बेस्ड ईमेल क्लाइंट्स होते हैं, जीमेल ऐप, आउटलुक, याहू मेल ऐप, ये सारे ऐप बेस्ड होते हैं, मतलब एप्लीकेशन के बेस पे आप ईमेल को भेज सकते हो, ठीक है? ये सब आ गया। अब देखो ईमेल और जीमेल दोनों अलग-अलग होते हैं। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल का होता है गूगल मेल। अब देखो ईमेल जो होता है ना वो पूरा ब्रॉड फ्रेमवर्क है, यानी कि ईमेल एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिकली मेल भेजने को हम ईमेल बोलते हैं। अब अगर उस मेल को हम जी गूगल के थ्रू भेजे तो जीमेल, अगर हम आउटलुक के थ्रू भेजेंगे तो उसको आउटलुक मेल बोलेंगे, तो इसीलिए इसका नाम जीमेल पड़ा। तो ईमेल के अंदर ही जीमेल है, ठीक है? ईमेल एक बड़ा चीज़ है और जीमेल एक छोटा चीज़ है। अब हम देखते हैं कि ईमेल के ना जो ईमेल है ना कि उसके क्लाइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ-कुछ आता है, देखो इनबॉक्स, आउटबॉक्स तो आपको पता होगा क्या होगा। स्पैम फ़ोल्डर का मतलब होता है अनवांटेड ईमेल जो होता है ना वो स्पैम फ़ोल्डर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट आता है एड्रेस बुक, तो इसमें ना एक मेथड है जिसमें ना यूज़र क्या करता है, सेव करता है या रिट्रीव करता है ईमेल एड्रेस को ऑफ ईच अदर इन ऑर्डर टू सेंड मेल। अब अगर आपको मुझे मेल सेंड करना है, मुझे आपको मेल सेंड करना है, तो मुझे आपका ईमेल एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। तो ये एक मेथड होता है जिससे मैं वो रिट्रीव कर सकती हूँ या आप उसको ढूँढ सकते हो। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट ईमेल जब आप लिखते-लिखते बंद कर देते हो ना तो ड्राफ्ट में चला जाता है। नेक्स्ट आता है अटैचमेंट्स, यानी कि जो आप फाइल भेजते हो ना मैसेज के साथ, उसको अटैचमेंट्स बोलते हैं, ठीक है? ये 20 एमबी से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बीसीसी और बीसीसी, ठीक है? सीसी एंड बीसीसी। अब देखो कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड में मान लेना कि हाइड हो जाती है चीजें, ठीक है? और कार्बन कॉपी में शो रहती हैं चीजें। देखो कार्बन कॉपी में क्या होता है, देखो टू, देखो जब आप भेजते हो ना तो टू और एक सीसी आता है और एक बीसीसी आता है नीचे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, कार्बन कॉपी में शो होता है रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस सबको, ठीक है? बट यहाँ पे ना हाइड हो जाता है ईमेल एड्रेस, ठीक है? रेसिपिएंट का बीसीसी में डालोगे तो, ठीक है? सीसी में ना रेसिपिएंट इन द टू एंड सीसी फील्ड में जब डालते हैं ना तो एक दूसरे को वो लोग देख सकते हैं। बट यहाँ पे रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस जो कि यहाँ पे बीसीसी में डालेंगे ना वो नहीं शो होगा, मतलब एक दूसरे को भी शो नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे किसी को प्राइवेसी नहीं मिलती, बट यहाँ पे प्राइवेसी मिलती है क्योंकि कोई किसी को देख नहीं सकता। और सीसी में क्या होता है कि यहाँ पे ना डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम देम, है ना? डायरेक्ट रिस्पॉन्स किसी को नहीं चाहिए, इसलिए प्राइवेसी रहती है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ब्लाइंड कॉपी कॉपी में अगर आप उसको रिप्लाई कर दोगे ना तो आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो रिवील हो जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ ईमेल के प्रोटोकॉल को। तो देखो ईमेल जो है ना वर्क करता है सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि हेल्प करता है सेंडिंग, रिसीविंग एंड रीडिंग ईमेल्स के लिए, ठीक है? देयर आर थ्री मेन ईमेल प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसएमटीपी, पीओपी एंड आईमैप। देखो ये सेंडिंग के लिए होता है, ये रिसीविंग के लिए होता है और ये मैनेजिंग और रिसीविंग एंड मैनेजिंग के लिए होता है, ठीक है? अब हम सबसे पहला देखेंगे एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या है, ये यूज होता है फॉर सेंडिंग ईमेल जब आप भेजते हो ना तब, ठीक है? फ्रॉम द सेंडर टू द मेल सर्वर एंड फ्रॉम वन सर्वर टू द अनदर सर्वर, ये भेजने के लिए काम आता है, ठीक है? इसके की पॉइंट्स क्या है, ये वर्क करता है फॉर सेंडिंग नॉट रिसीविंग, रिसीविंग में काम नहीं करेगा, सिर्फ सेंड करने में काम करेगा। ये यूज करता है टीसीपी पोर्ट 25, याद रखना, यूज्ड बाय मेल सर्वर टू दी फॉरवर्ड मैसेज टू रेसिपिएंट, है ना? मेल सर्वर से रेसिपिएंट की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, ये पुश प्रोटोकॉल आता है, पुश ईमेल करते तो सर्वर, ठीक है? याद रखना मेनली भेजने के लिए काम आता है। नेक्स्ट आता है रिसीव करने के लिए, तो पीओपी 3,
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, देखो पोस्ट ऑफिस में ना सपोज करो आपके पास एक लेटर आया है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है ये, ठीक है। ये यूज होता है फॉर रिसीविंग ईमेल्स। इसका की पॉइंट्स क्या है, ये डाउनलोड करता है ईमेल फ्रॉम द सर्वर लोकल डिवाइस में, ठीक है। आपके मोबाइल में जो आता है ना वो इसी के थ्रू आता है। ये वर्क होता है ऑन द टीसीपी पोर्ट 110। ये ऑफलाइन एक्सेस बिकम पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। बट ईमेल जो है ना वो सिंक नहीं कर पाता मल्टीपल डिवाइस में। अब इसकी प्रॉब्लम ना जो आई मैप ने सॉल्व करी, इसमें क्या हुआ, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आया, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, यूज फॉर होता है फॉर द रिसीविंग एंड मैनेजिंग ईमेल ऑन द मल्टीपल डिवाइस। तो देखो रिसीव करने के लिए भी और मैनेज करने के लिए भी मल्टीपल डिवाइस में। इसके की पॉइंट्स क्या है, ईमेल स्टे होता है ऑन द सर्वर, नॉट डाउनलोडेड फुल्ली। सर्वर में ही रहता है, डाउनलोड नहीं होता है फुल्ली। ये बेस्ट है फॉर द मल्टीपर्पज डिवाइस सिंक, जैसे कि मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों जगह पे चलाना है तो ये यूज होता है। ये वर्क करता है ऑन द टीसीपी पोर्ट 143। ये अलाउ करता है फोल्डर क्रिएशन, सर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ईमेल ऑन द सर्वर। ये सारी चीजें करता है, क्रिएट भी करता है, सर्च भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है ईमेल को, है ना, ऑन द सर्वर। इसके पॉजिटिव क्या है, सेम टू इनबॉक्स व्यू ऑल अक्रॉस द डिवाइस, यानी कि सेम चीजें, सेम इनबॉक्स हमको सारी डिवाइसेस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है MIME माइम, ठीक है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक एडिशनल प्रोटोकॉल है। ये अलाउ करता है ईमेल को कि वो इंक्लूड करे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो अटैचमेंट्स, फॉन्ट्स, सिंबल्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। मेनली ये सारे अटैचमेंट्स ऐड करने के लिए हमको इसको यूज करना पड़ता है। अब देखो जैसे कोई सेंडर है, उसको भेजना है तो वो पहले इंटरनेट में जाएगा, उसके लिए SMTP, देखो मैंने बताया था भेजने के लिए, सेंडिंग के लिए SMTP यूज होता है, प्लस माइम यूज हो जाएगा, यानी कुछ अटैचमेंट्स मैंने भेजी है। अब इंटरनेट से मेल सर्वर में जाने के लिए SMTP और माइम यूज होगा, SMTP भेजने के लिए और माइम यूज होगा। उसके बाद फिर उस मेल सर्वर से ना रिसीवर के तक पहुंचने के लिए POP3 यूज होगा। मैंने बताया था रिसीविंग के लिए POP3 यूज होता है, तो यहाँ पे 3 यूज हो गया और IMAP यूज हो गया, यानी कि मैनेजिंग करने के लिए। MS ऑफिस सूट, MS ऑफिस सूट एक सेट ऑफ एप्लीकेशन है जो कि डिजाइन करी गई है ताकि आप वेरियस ऑफिस या फिर प्रोडक्टिविटी टास्क को कंप्लीट कर सके, है ना, ऑन अ कंप्यूटर। देखो इसमें कॉमनली सॉफ्टवेयर जो MS ऑफिस के अंदर आते हैं वो MS वर्ड है, ये वर्ड प्रोसेसर है। MS एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट का काम करता है। MS पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने का काम करता है। MS एक्सेस जो है डाटा शीट, डाटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है। MS आउटलुक ईमेल क्लाइंट देखता है। MS वन नोट 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 टेकिंग ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। MS पब्लिशर डेस्कटॉप पब्लिशिंग करता है। फिर MS टीम जो है वो कोलैब मीट का काम करता है। अब देखो ये जितने भी है ना ये सारे पेड हैं, तो देखो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये सारे पेड हैं, इसलिए फ्री अल्टरनेटिव है गूगल डॉक। इसका MS वर्ड का गूगल डॉक, MS एक्सेल का गूगल शीट और पावर पॉइंट का गूगल स्लाइड। अब हम देखते हैं कुछ ना जनरल शॉर्टकट्स आते हैं, तो देखो इतने सारे शॉर्टकट्स हैं, बट इतने सारे शॉर्टकट्स ना याद नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, बट इन तीनों को हमेशा याद रखना। कॉपी में है Ctrl+C, वेरी इजी। कट मतलब कि सीजर मान लो, और सीजर जो है एक्स शेप में होते हैं, तो कट मान लो Ctrl+X। उसके बाद फिर पेस्ट में Ctrl+V, ठीक है। बाकी सारे याद नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा-सा ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखो 1 किलोबाइट यानी 1 केबी इज़ इक्वल्स टू 1024 बाइट्स होता है। 1 एमबी यानी कि 1024 केबी होता है। 1 गीगाबाइट यानी जीबी इज़ इक्वल्स टू 1024 एमबी होता है। सब चीज़ का 124 होता है, 1024, ठीक है। 1 टीबी का 1024 जीबी। अब देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं, अगर केबी से एमबी की तरफ जाना है या एमबी की जी मतलब बड़ी तरफ जाना है, तो डिवाइड कर जाएँगे 1024 का। बट अगर हमको रिवर्स जाना है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आना है, टीबी से केबी की तरफ आना है, तो हम इनटू करते जाएँगे 1024 का। अब हम देखते हैं थोड़ा नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। तो देखो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है। इसको मैं ना अपने मैराथन के एंड सेशन पे भी लगा रही हूँ और साथ में इसकी एक अलग वीडियो कट करके भी लगा दे रही हूँ, ताकि इन केस अगर आपको पूरा पूरा आईसीटी ना पढ़ना हो, सिर्फ ये पढ़ना हो, तो आप ये पढ़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी वे में बता रही हूँ। देखो इसके ना सिर्फ ये दो पेजेस, तीन, ये दो ही पेजेस हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बाइनरी का जो बेस होता है ना वो 2 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, या तो 0 आएगा तो या तो 1 आएगा। डेसिमल का बेस होता है 10, तो ये 0 से लेकर 9 तक आएगा, ठीक है। ऑक्टल का बेस होता है 8, तो ये 0 से 7 तक आएगा। और हेक्साडेसिमल का जो होता है ना बेस होता है 16, इसमें 0 से 9 आता है और 10 नहीं आता। 10 के बदले A से F तक आता है। तो 10 को हम A को हम 10 बोलेंगे, B को हम 11 बोलेंगे, C को 12 बोलेंगे, D को 13 बोलेंगे, E को 14 बोलेंगे और F को 15 बोलेंगे। अब देखो अगर आपको ये थोड़ी-सी पावर्स याद हो जाएँगी तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 की 0 पावर है तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 है तो 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा। इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 2 4 है ना, 8
है ना, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगी, ठीक है। अब ऐसे ही 8 का भी रहेगा, 8 का 0 का हमेशा 1 रहेगा, देखो जिसकी भी पावर 0 रहेगी ना वो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। और 8 की पावर अगर 1 है तो वो 8 रहेगा। आई होप इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो अब अपन मेन स्टार्ट करते हैं। देखो अब हमको ना सारी चीजों को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। जैसे बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ऑक्टेल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज बाइनरी? जब क्या होता है, बेस होता है 2, ठीक है। तो देखो जैसे 1 0 0 1 1 1 0 1, ये बाइनरी में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ब्रैकेट में 2 लिखा है सपोज, ठीक है। अब ये ऐसा जो नंबर देगा ना वो हमेशा बाइनरी में होगा, ठीक है। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि 10 में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे? देखो हर नंबर को ना यहाँ पे जाके लिख लेना। जैसे 1 है, 1 दूर लिख लिया, 0 है ना, 0 दूर लिख लिया, फिर 1, फिर यहाँ पे लिख लिया, फिर एक और 1, एक और 1 लिख लिया, फिर 0 यहाँ पे लिख लिया, फिर 0 एक और यहाँ पे लिख लिया, और फिर लास्ट में 1 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमको ना किस में कन्वर्ट करना है? इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर लेंगे, जो जो यहाँ पे इस ब्रैकेट में लगा रहता है ना उसकी पावर लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप 2 की पावर 0 में 1 लिख सकते हो, 2 की पावर 1 में 2 लिख सकते हो, फिर 2 का 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा ये 64, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। और बीच में क्या आएगा? इंटू इंटू आएगा, ठीक है। आई होप इतना अंडरस्टैंड हो गया। अब जिस भी प्लेस में 0 था ना उस प्लेस को हम नहीं लेंगे, जिस प्लेस में 1 था उस प्लेस की वैल्यू हमको एज इट इज नीचे लिख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्लेस में क्या है? 0, इसमें क्या क्या है? 1 है ना, 1 यहाँ लिख लिया। इसकी प्लेस में ये 0 है, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसको 0 ही लिख दिया। अब इसकी प्लेस में क्या है? 1 है, इसलिए हमने 4 लिख लिया। अब इसकी प्लेस में क्या है? 1 है, तो अगेन हमने 8 लिख लिया। उसके बाद इसकी प्लेस में 0 है तो हमने 0 लिख लिया, फिर 0 है तो 0 लिखेगा, क्योंकि 0 का इंटू किसी से भी करोगे तो 0 आएगा, ठीक है, इसीलिए। और लास्ट ये जो है ना इसका पावर क्या है? 1 इंटू 2 दी पावर 6, इसलिए 64 आ गया। अब इन सबको प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 77, और इसके जो ये रहेगा ये पावर यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना ईजी है, बस इतना ही ईजी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल। व्हाट इज ऑक्टल? मैंने बताया था ऑक्टल का बेस 8 रहता है। अब देखो मैंने बताया ना जो भी बेस रहेगा ना, है ना, उसी के पावर को ले लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे 125 लिखा है, ठीक है। अब हम दूर दूर लिखेंगे 1 2 5। अब हम क्या करेंगे? लास्ट वाला जो नंबर है ना यहां से हम इंटू करना स्टार्ट करेंगे, 8 की पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ए 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अब 8 टू द पावर 1 मतलब 8, और 8 इंटू 2 करेंगे 16 आ जाएगा। फिर 8 टू द पावर 2 करेंगे, 8 इंटू 64, और 64 की पावर इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 64। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 85 आ जाएगा, और उसके नीचे जो हम क्या ना डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो 10 लिख देंगे। देखो ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। व्हाट इज हेक्साडेसिमल? मैंने बताया था जिसका बेस जो है ना वो 16 रहेगा। अब 0 से 9 नंबर तो रहेगा, लेकिन ए बी सी डी ई एफ का 10 से 15 रहेगा। इसको ध्यान से देखना। देखो इसमें ए 1 लिखा है, 1 ए लिखा है, और नीचे दिया है 16, ठीक है। इसको ना डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बॉक्स बना के 10 लिखना है। अब कैसे करेंगे? देखो जब भी बॉक्स बना के 10 लिखना ना तो यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने का। हम ये कन्वर्जन देख रहे हैं डेसिमल में, ठीक है। तो जैसे डेसिमल देखो ना, ऐसा फॉर्मूला, ऐसी चीजें याद कर लेना। अब यहाँ पे ना इसकी पावर सबसे पहले देखना 16 लिखा है, सब चीजों का आपको 16 से इंटू करना है, और उल्टे से जाना है, आपको 1 बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 16 की पावर 0, फिर 16 की पावर 1, ठीक है, दो ही नंबर है तो 16 0 और 1 आ गया। 16 की पावर 0 मैंने बताया था 1 ही आता है, तो 1 इंटू ए की जगह क्या लिखेंगे? 10। मैंने बताया था ए की जगह लिखेंगे हम 10, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? ए की जगह 10 लिख दिया। फिर 1 के 1 आ गया, और 16 आ गया, और 10 इंटू 1 10 आ गया। इसका आंसर आ गया 26, और 26 को 10 में डाल दिया। अब नेक्स्ट आता है A5F, ठीक है, इसका है 16। अब सबसे पहले ए को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए को 10 लिखते हैं, और एफ को क्या लिखेंगे हम? एफ को लिखेंगे 15। मैंने बताया था एफ आएगा 15 और ए का आएगा 10। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अब हम उल्टा चलेंगे, 16 0, फिर 16 1, फिर 16 2, ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद फिर 16 का 0 क्या होता है? 1, तो 15 इंटू 1 कर देंगे, फिर 16 1, और इसको इससे इंटू करेंगे तो 80 आ जाएगा। देन 16 के पावर 2, और इसको इससे इंटू करेंगे तो 2560 आ जाएगा। अब इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2655 आ जाएगा, और पावर 10 आ जाएगा, मतलब नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है।
इतना ईज़ी है डेसिमल में कन्वर्ट करना। किसी भी चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप पहले उसमें एबीसीडी देख लो, उसके बाद फिर इस नंबर को उल्टा चला दो, ठीक है? इस नंबर को उल्टा चला दो, इस वाले 8 नंबर को उल्टा चला दो, ठीक है? ऐसे ही करना है आपको। चलो अब हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखो डेसिमल से बाइनरी करना है। 243 इसमें है, डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे। ठीक है? देखो फर्स्ट देखते हैं अब। देखो 243 10 डेसिमल में इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको ना हम डिवाइड करते जाएँगे। 243 को 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा 1 यहाँ लिख लिया। अब 2 6 जा 12 और 2 0 जा 0, अब 1 बचा 1 यहाँ लिख लिया। अब 2 3 जा 6, 2 0 जा 0 और ये पूरे 0 उतार दिया, यहाँ पे 0, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 15 जा 30, 0 रिमाइंडर बचा। अब 2 7 जा 14, अब 1 रिमाइंडर बचा। 2 3 जा 6, अब 1 रिमाइंडर बचा। 2 1 जा 2, अब 1 रिमाइंडर बचा। अब जब ये 1 आ जाता है ना, अब लास्ट में ना कीप डिवाइडिंग टिल द 0 कम्स। अब तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। 2 0 जा 0, अब 1 बचा। यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब उल्टा लिखेंगे इसको, ठीक है? पहले ये 1 1 1 1, ये 4 1 आ गए, फिर 2 0 2 0 और फिर लास्ट में 2 1 2 1 ऐसे। ये आ गया अपना बाइनरी में, है ना? नीचे ऐसे बॉक्स बना के 2 लिख देंगे, ठीक है? सिर्फ इतना ही है, बस इतना ही। अब देखो डेसिमल से ऑक्टल करेंगे। ये डेसिमल में है 10 में और ऑक्टल में करेंगे 8, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब 8 से इसको करेंगे। यहाँ पे क्या किया था? 2 से किया था ना डिवाइड, अब हम 8 से डिवाइड कर देंगे। जिसको भी ना डेसिमल से हमको कन्वर्ट करना रहता है ना, तो हमेशा हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है? डिवाइड करेंगे। तो 8 से करेंगे, इसको करेंगे ना, जो भी चीजें रिमाइंडर बचेगी, ठीक है? ये सारे रिमाइंडर्स हैं, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, ठीक है? 3 6 9, सॉरी 3 6 3, उल्टा गए हैं हम, ऐसे नहीं गए हैं, उल्टा। 3 पहले ये, फिर 6 फिर 3, जब तक 0 ना आ जाए, इसको फिर 8 लिख देंगे। सेम चीज इसी में करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसमें क्या है? 16 है। अब 16 को ऐसे डिवाइड करेंगे, 16 ये आएगा, फिर 3 बचेगा और इसमें फिर 16 0, इसमें 15 बचा, तो पहले 15 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 15 और फिर 3। अरब अरब, बट क्या होगा कि बट हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 15 को हम एफ लिखेंगे, ठीक है? एफ और 3, ये 16 आ गया, ठीक है? अब एक और एग्जांपल देख लो। सपोज करो 16 है और 6 ये वाला 6 5 6 है और इसकी पावर ये यहाँ पे नीचे 10 दिया है और हमको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे और ये जो रिमाइंडर बचा, अब देखो ये है 290, तो हम इसमें लिख देंगे 290 और इसमें यहाँ पे 16 लिख देंगे, ठीक है? इट्स दैट इजी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं बाइनरी टू अदर नंबर कन्वर्जन। इसमें क्या होगा? बाइनरी टू डेसिमल आएगा, फिर बाइनरी टू ऑक्टल आएगा, उसके बाद हमारा आएगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। मैंने बताया था डेसिमल में क्या करेंगे? हम उल्टा चलेंगे, ठीक है? नंबर्स को अलग 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 लिख लिया, है ना? और फिर ये जो दो है ना, इसी दो का 0.0 पावर लगा देंगे, फिर 1 पावर लगा देंगे, फिर 2 पावर लगा देंगे, फिर यहाँ पे 3 पावर लगा देंगे, फिर 4 लगा देंगे, 5 लगा देंगे, फिर 6 लगा देंगे, 7 लगा देंगे। और ये जितने भी नंबर्स है ना, इन नंबर्स को 1, फिर 1, यहाँ पे 1, फिर 0, है ना? फिर 1 0 1 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद जिसमें भी 0 0 आ रहा है, जैसे कि ये वाला 0 आ रहा है, ये वाले जितने नंबर्स है ना, उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे एज अ 0, है ना? क्योंकि इंटू करने के बाद वो 0 का इंटू जिसमें से भी करोगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए हमने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया और फिर इतनी सारी चीजों को प्लस कर देंगे और यहाँ पे जो 10 है वो 10 लगा देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है? व्हाट इज ऑक्टल? 8 वाला, ठीक है? अब क्या करेंगे? अब ना हमको इसको ना 3 में करेंगे, ऑक्टल को 3, इसको 3 याद रखना, 3 का पेयर बनाएंगे, है ना? 3 का पेयर बनाएंगे। सपोज एक ये बना, एक दूसरा बना, एक तीसरा बना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना तीसरा बन नहीं पा रहा था, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे तीसरा नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमने आगे 0 लगा सकते हैं। आगे कितने भी ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड कर दो एंड में अगर कुछ ना बचे तो, ठीक है? अब देखो 0 1 1, देखो 0 1 एंड 1, ठीक है? 2 की पावर 0 लगा दी, 2 की पावर 1 लगा दी, 2 की पावर 2 लगा दी। अब क्या है? 1 0 1, तो 1 0 1, फिर हमने 2 की पावर 0 लगा दी, 2 की पावर 1 लगा दी, 2 की पावर 2 लगा दी। उसके बाद अगेन 1 0 1 1, तो यहाँ पे 0 1 और 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब जितने भी 0 वाले हैं ना उसको हम 0 ही लिखेंगे और जितने भी 1 वाले हैं ना उनके नंबर्स लिख लेंगे, बट उनको अलग अलग देखेंगे। अब 3 पेयर्स बने थे ना यहाँ पे, तो इन 3 पेयर का ये 3 पेयर्स आ गए, इनको ऐड करेंगे ना तो ये नंबर आ जाएगा 3 5 3। इसकी हमने नीचे 8 लगा देंगे। सिंपल।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है फ्रॉम मेक 3 पेयर फ्रॉम द राइट साइड से 3 पेयर बनाना है, याद रखना। फिर आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसमें 4 पेयर बनाएंगे, तो राइट साइड से 4 पेयर बनेगा, तो ये 4 पेयर बन गया, यहाँ पे ये 4 पेयर बन गया, ठीक है। एड जीरो, अगर ग्रुप ना बने तो इस साइड पे जीरो लगाएंगे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब इन नंबर को ना ऐसे नंबर लिख लिए अपन ने, ठीक है, जैसे ये, तो मैंने ना यहाँ पे नीचे लिख दिया है 1011, ठीक है। अब इसको ना उल्टा चलेंगे हम, किसमें था ये, इसमें इसमें क्या लिखा है, बाइनरी 2 नंबर लिखा है ना, तो इसको 2 से करेंगे, ठीक है। 2 का 0, फिर 2 का 1, फिर 2 का 2, 2 का 3, ठीक है। उसमें सेम यहाँ पे लिखेंगे 1110, ठीक है, 1110, फिर 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अब जितने भी जीरो वाला है तो जीरो का 2 से 0 1 करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। अब 14 और 11 इसको नहीं लिखेंगे, 14 का मतलब होता है ई और 11 का मतलब होता है बी, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। फिर यहाँ पे 16 आ जाएगा, क्योंकि हमको क्या बनाना था, हेक्साडेसिमल बनाना था, उसका 16 आता है, ठीक है। मेक 4 पेयर्स, हेक्सा HEX से यानी कि 4, और ऑक्टल, ऑक्टल यानी कि ऑक्टोपस मतलब मान लेना 3, ऑक्टो मतलब 3 मान लेना ऐसे, ठीक है, 3 पेयर्स। अब देखते हैं हम ऑक्टल टू अदर नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल से डेसिमल करना है, जैसे 247 है, ये ऑक्टल है, इसको डेसिमल करना है, 10 करना है। मैंने बताया था 8 का 0 लगा दिया है ना, 8 का 1 लगा दिया, 8 का 2 लगा दिया, ये वाले नंबर को उठा के, ठीक है। अब 247 है ना, तो 247 बिछा दिया और फिर इसको इंटू इंटू करके जो भी आएगा आंसर आ जाएगा 167, इसका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑक्टल टू बाइनरी। अब देखो, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ना हर एक नंबर को अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, 2 को 2 से करेंगे, 2 1 2, और फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर 2 यहाँ पे बताया था 0 तक आने के लिए करना पड़ेगा, 2 0 जा 0, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 0 आ गया। अब नेक्स्ट इसको करेंगे 4 को, ठीक है, 4 2 2 जा 4, ठीक है, 0 आ गया, फिर 2 1 जा 2, फिर 0 रिमाइंडर बचा, फिर 2 0 जा 0, 1 रिमाइंडर बचा। अब उल्टा लिखेंगे 1 डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2, और यहाँ पे 7 है, तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 0 तो 0 1 बचा, ठीक है, उल्टा लिखेंगे 1 1 1 आ जाएगा। अब 1 1 1 1 1 1 डबल 0 और 10 इसको लाइन से बिठा देंगे और इसको 2 लगा देंगे, ऑक्टल टू बाइनरी बन गया, ठीक है, सिंपल। अब आता है इसका दूसरा एक एग्जांपल, सपोज करो 2427 है, ठीक है, ये 8 है, ऑक्टल में है, और इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 में। अब देखो अलग अलग नंबर्स ले लिए, 2 4 ले लिया, 2 ले लिया और 7 ले लिया। अब 4 में क्या करना है, 2 2 जा 4, 0 बचा, 2 1 जा 2, 0 बचा, 2 0 जा 1, 2 0 जा 0 और 1 बचा, यहाँ पे 100 ले लिया, उल्टा 100 ले लिया, फिर 2 का सेम करेंगे तो अपना 10 आ जाएगा, ठीक है, 1 एंड 0, और फिर 7 का सेम करेंगे तो ट्रिपल 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर निकले, यहाँ पे 3 नंबर निकले, कि यहाँ पे 2 ही नंबर निकले। अब जब 2 ही नंबर निकलते हैं ना, तो हमको उसको 3 बनाना रहता है, तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे ना एक जीरो लगा देंगे, व्हेन 2 बीच में आए तो उसको 3 नंबर बना लेना आगे एक जीरो लगा के, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट साइड पे जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे ना इसको अगर लिख देते ना 100 10 1 1 0, तो ये रॉन्ग हो जाता है, इसमें क्या करना, 100 0 1 0 और 1 1 0 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 6 2, ठीक है, 5 6 एंड 2 इसको हम निकालेंगे तो 101 आ जाएगा, 101, फिर इसमें आ जाएगा 100, ठीक है, और इसमें निकल रहा था 10 1 एंड 0, ठीक है, इसलिए हमने इसमें आगे यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, सिंपल। नेक्स्ट आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इसमें पहले ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर बाइनरी फिर हेक्साडेसिमल आएगा, ठीक है। तो ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करना अभी हमने देखा था, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना इसी इसी एग्जांपल को लिया है हमने। ऑक्टल से बाइनरी हमने कन्वर्ट किया है, ये वाला नंबर आ गया, तो ये वाला नंबर हमने यहाँ पे उतार लिया। अब इस नंबर को क्या करना है, हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको ना 4 पेयर बनाने पड़ेंगे, और 4 पेयर बनाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ना 2 से यहाँ पे ये वाला करना है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ऐसे करेंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट मेथड यूज किया है, जहां पे भी जीरो है ना उसको डायरेक्टली जीरो का पावर लगा दिया है ना, और 1 में प्रॉपर सॉल्व किया है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ना 4 पेयर बना के, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है पेयर बना के 10 आ जाएगा। और 10 और 7 देखो, 10 में देखो हेक्साडेसिमल निकाल रहे हैं ना, तो 10 में हम 10 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, और यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे 16 आ गया। तो इसी से हमारा जो भी बाइनरी कन्वर्जन है ना सिस्टम, वो कंप्लीट होता है नंबर सिस्टम का।